हेलो, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा हम जानते हैं कि लास्ट की क्लास में हम लोग गॉस के नियम पर चर्चा कर रहे थे, गॉस का नियम के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए जो गॉस का नियम है या जो कूलाम का नियम है, आपकी फिजिक्स की जो स्थिर वैद्युतिकी ब्रांच है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उस ब्रांच के ये दोनों नियम मूल आधार हैं, मूल नियम हैं किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। कौन कौन से नियम? गॉस का नियम और कूलाम का नियम। ठीक है, तो आज गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके, गॉस का नियम का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है? गॉस के नियम का प्रयोग करके कोई भी आवेशित वस्तु होती है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आदि का अध्ययन करते हैं। तो गॉस के नियम के आज कुछ अनुप्रयोग देखेंगे, कैसे गॉस का नियम प्रयोग करके कुछ चार्ज बॉडीज होती हैं, उनके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग देखने से पहले कुछ चीज़ें हमको यहाँ देखनी पड़ेंगी। देखिए, जब गॉस के नियम को प्रयोग करेंगे तो हमें एक पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, जिसे क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ। देखिए गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? गॉस की प्रमेय को प्रयोग करने के लिए जो एक काल्पनिक पृष्ठ लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ। ये जो गॉसियन पृष्ठ लिया जाता है, वो जिस चार्ज बॉडी के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं, उसके सममित सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे अगर हम एक तार है, इस तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना चाहें, तो ये तार कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। तो इसके सममित जो पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? बेलनाकार पृष्ठ ले लेंगे। ठीक है, अगर कोई गोलाकार वस्तु है, इसके सममित पृष्ठ कैसा हुआ? गोलाकार पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये आपका गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब ठीक है, ये काल्पनिक पृष्ठ होता है। उसके बाद देखिए, गॉस की प्रमेय जब लागू होती है, हमने लास्ट वीडियो में बताया था, गॉस की प्रमेय तब ज़्यादा सुविधाजनक होती है जब जो चार्ज बॉडी होती है उस पर आवेश का वितरण सतत हो, कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय का प्रयोग करने के लिए चार्ज होता है किसी वस्तु पर, चार्ज, सतत आवेश वितरण। उस वस्तु पर आवेश का वितरण है वो कैसा होना चाहिए? लगातार एक जैसा होना चाहिए। ठीक, यही गॉस की प्रमेय कूलाम के नियम में थोड़ा डिफरेंस होता है। गॉस की प्रमेय सतत आवेश वितरण के लागू होती है और कूलाम का जो नियम होता है वो सेपरेट या विविक्त आवेशों के लिए लागू होता है। तो सतत आवेश वितरण का क्या मतलब हो गया? जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो, जब किसी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से फैल जाए, तो उसे क्या कहोगे? सतत आवेश वितरण। ये सतत आवेश वितरण देखिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है रेखीय आवेश वितरण। क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, इसका क्या मतलब होता है? अगर किसी वस्तु पर आवेश का वितरण सिर्फ उसकी एक विमा, जैसे लंबाई आदि के अनुरूप हो, के अनुदिश हो, तो उसे क्या कहोगे? रेखीय आवेश वितरण। जैसे तार लिया हमने, तार में सिर्फ लंबाई होगी, तो इस तार को जो चार्ज दिया वो एक समान रूप से फैल गया, इसे क्या कहोगे? रेखीय आवेश वितरण। या हमने एक रिंग ली, रिंग, इसको जो आवेश दिया, इस रिंग की पूरी परिधि पर एक समान रूप से फैल गया, इसे क्या बोलोगे? रेखीय आवेश वितरण। इसकी एकांक लंबाई पर, रेखीय आवेश वितरण की एकांक लंबाई पर जितना आवेश होता है उसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, और उसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? Q/L। अगर किसी वस्तु की एकांक लंबाई पर जितना आवेश वितरित होता है उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण, और इसको लैम्डा से व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला हो गया, फार्मूला से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। और देखिए इसका मात्रक क्या हो जाए? कूलाम पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका रेखीय आवेश घनत्व, ये रेखीय आवेश वितरण हो गया। और रेखीय आवेश वितरण की में एकांक लंबाई पर जितना आवेश वितरित होता है उसको क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व, जिसे कि लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रकार का जो आवेश वितरण होता है वो होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या होता है? पृष्ठीय
आवेश वितरण। देखिए जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर या किसी वस्तु के क्षेत्रफल पर आवेश एक समान रूप से फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है। और जैसे कि पृष्ठीय आवेश वितरण कहाँ होगा? जैसे आपकी डिस्क है, ये डिस्क है, इस डिस्क के पूरे एरिया पर आवेश का वितरण होगा तो इसे क्या होगा? पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है। और इसके एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है उसे कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व और इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ या पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो गया? Q/E। ठीक है। ये पृष्ठीय आवेश वितरण हो गया। ठीक। तीसरे प्रकार का जो आवेश वितरण होता है वो होता आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखिए आयतन आवेश वितरण में क्या होगा कि जब किसी वस्तु के पूरे आयतन में आवेश वितरित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आयतन आवेश वितरण। और उस वस्तु के एकांक आयतन में जितना आवेश होता है उसे क्या कहोगे? आयतन आवेश घनत्व। ठीक है। तो आयतन आवेश वितरण के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आपका गोला है तो गोले को जितना भी चार्ज दोगे पूरा उसके किसमें वितरित हो जाए? आयतन में। और देखिए जैसे कि ये आपका एक घन है, घनाभ टाइप की बॉडी है, इस घनाभ टाइप की बॉडी को जितना चार्ज दिया जाएगा वो उसके पूरे आयतन में वितरित होगा। इसे क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण। ठीक है। और इनकी एकांक आयतन में जितना आवेश होगा उसे क्या कहोगे? आयतन आवेश घनत्व, जिसे रो से व्यक्त करते हैं। किससे? रो। तो रो इक्वल क्या हो जाएगा? Q/V। ठीक। ये आपके थोड़ा गॉस के प्रमेय जब लागू करोगे, प्रयोग देखें गॉस के प्रमेय के, तो इन चीज़ों का इनका वहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अब देखिए इसके बाद गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए आज हमें गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे। क्या अनुप्रयोग करेंगे? देखिए हमारे पास है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो क्या टॉपिक हम लोग का क्या टॉपिक चल रहा है कि अनंत लंबाई के समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और इसमें गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम लगाएंगे। ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास एक लॉन्ग वायर है जो कि एक समान रूप से क्या आवेशित है। देखिए ये एक हमारे पास एक आवेशित तार है जो कि वायर निर्वात में रखा है, सीधा भी तार और एक समान रूप से क्या है? आवेशित है। हम मान ले रहे हैं एक समान रूप से पॉजिटिव चार्ज से चार्ज, इसका चार्ज कैसा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक। इस तार के कारण हम क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इस तार से किसी स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। देखिए एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये वायर जैसा लिखा हो अनंत लंबाई के, तो अनंत लंबाई का क्या मतलब होगा? यहाँ अनंत लंबाई से आप लोग मतलब समझ रहे हो बहुत लंबा तार, बहुत लंबा तार। तो बहुत कितना लंबा तार होना चाहिए? ये देख अनंत का कॉन्सेप्ट जो होगा, इनफाइनाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर कर लीजिए। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए अनंत जैसे ये वायर है, ये तार है और ये चार्ज वायर है, इसके कारण हम इससे किसी दूरी पर किसी पॉइंट पर क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए जिस पॉइंट पर तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं उस पॉइंट की तार से दूरी अगर बहुत कम है, किसकी तुलना में? तार की लंबाई की तुलना में,
अगर इस पॉइंट की दूरी बहुत कम है तब हम इस तार को अनंत लंबाई की तरह, तब हम इस तार को अनंत लंबाई का तार मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए और भी कितनी कम होनी चाहिए, इसके लिए आप क्या करें, जैसे ये पॉइंट लिया है, इसको तार के, इस पॉइंट को तार के शीर्ष से मिलाएं। ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बना वो एंगल, जब वो एंगल 90 के निकट अगर हो, 90 अंश के निकट हो, तो ये तार जो है वो हम अनंत लंबाई का मान सकते हैं। 90 अंश के निकट अगर ये एंगल होता है तो इसका मतलब हम अनंत लंबाई का किसी तार को कैसे कंसीडर कर सकते हैं, जब उस तार से जिस पॉइंट पर तीव्रता हमको ज्ञात करनी है वो पॉइंट तार के निकट हो। ठीक है, लंबाई की तुलना में निकट हो, तो हम उसे अनंत लंबाई का वायर कहेंगे। तो ये एक अनंत लंबाई का तार है, जो कि अनंत लंबाई का कैसे हो गया, क्योंकि हम इसके तार जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं इसके निकट पॉइंट पर ज्ञात करना चाह रहे हैं, इसलिए इसको अनंत लंबाई का वायर तार कह सकते हैं। जो ठीक है, तो ये तार है जो कि वायर निर्वात में रखा हुआ है, और ये जो तार है एक समान आवेश, एक समान रूप से इस पर आवेश वितरित है पूरे तार पर। जब एक समान रूप से इस पर वितरित है तार पर, तो इस तार को क्या कह सकते हैं, रेखीय। इस तार पर जो आवेश है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रेखीय आवेश। तो ये भी मान सकते हैं रेखीय आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये इस तार पर जो एक समान रूप से आवेश वितरित है, इस तार से किसी पॉइंट पी पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे वो गॉस का नियम, गॉस के नियम से ज्ञात हो पाएगी, यहाँ पर कूलॉम का लॉ नहीं लग पाएगा। तो गाउस का नियम लगाने के लिए पहले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो गॉसियन पृष्ठ हमारा कैसा होगा, जो जिस बॉडी के, जिस चार्ज बॉडी के कारण हम तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं उसी के सममित में गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जाती है। गॉसियन पृष्ठ हमने आपको बता दिया है पीछे, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो ये तार कैसा है, ये तार चूँकि बेलनाकार है, तो हम गॉसियन पृष्ठ की जो गॉसियन पृष्ठ लेंगे वो कैसा लेंगे, सिलेंड्रिकल लेंगे, बेलनाकार लेंगे। देखो ये भी एक सिलेंड्रिकल हमारे पास बॉडी है, जो मार्कर है वो कैसा है, बेलनाकार। तो देखिए एक ऐसा बेलनाकार पृष्ठ लेते हैं जो कि पॉइंट पी से होकर के जाए। ठीक है, और जो गॉसियन पृष्ठ होता है उसको डॉटेड लाइन से लेते हैं। ठीक है, ऐसा ये गॉसियन पृष्ठ ऐसा सिलेंडर लेंगे कि उसकी अक्ष, उस गॉसियन पृष्ठ की अक्ष तार पर रहे। तो देखिए इस तरीके से ये गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, एक गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, हमारा एक गॉसियन पृष्ठ हो गया। तो इस गॉसियन पृष्ठ के किसी पॉइंट पी पर हमको क्या ज्ञात करनी, तीव्रता। ठीक है, देखिए इस पूरे तार पर आवेश समान रूप से वितरित है, तो इसका रेखीय आवेश हमने मान लिया कि तार का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक लंबाई में जितना चार्ज की होता है, एकांक लंबाई में चार्ज की जो मात्रा होती है उसी क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो हमने मान लिया कि तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, इस तार का। अब देखिए हमने जो गॉसियन पृष्ठ माना है, इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई है मान लेते हैं। ठीक है, ये जो गॉसियन पृष्ठ है ये आपका क्या है, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। इस गॉसियन पृष्ठ में तीन पृष्ठ हैं। एक तो देखिए ये वाला है वक्र पृष्ठ, ये क्या है, वक्र पृष्ठ। और देखिए ऊपर वाले ये जो पृष्ठ है ये कैसा है, समतल या वृत्तीय पृष्ठ। तो ये ऊपर वाला कैसा है, समतल, समतल पृष्ठ। इस तरीके से ये नीचे वाला भी क्या है, समतल पृष्ठ। ये तीन पृष्ठों से ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है वो निर्मित है। देखिए इसमें जो आवेश, ये जो तार है आवेश एक समान रूप से आवेशित है, इससे जो वैद्युत बल रेखाएं, जैसे ये मान लीजिए ये गॉसियन पृष्ठ, इसकी अक्ष होगी
उस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, तब उसके कारण, उस चार्ज के कारण जो वैद्युत बल रेखा है सभी डायरेक्शन में समान रूप से आएंगी। इस पृष्ठ पर जो गॉसियन पृष्ठ है, उस पृष्ठ के जो वक्र पृष्ठ भाग है उसके लिए सभी डायरेक्शन में समान रूप से वितरित हो जाएंगी क्या, वैद्युत बल रेखा। तो देखिए गॉसियन पृष्ठ ये क्यों लिया इसलिए बता रहा हूँ, इस वायर से आप इसके वक्री पृष्ठ पर कहीं भी देखोगे क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, इसलिए इसके वक्री पृष्ठ के हर पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो कैसा उत्पन्न होगा, समान उत्पन्न होगा। ठीक है, इसके वक्री पृष्ठ, ये वक्री पृष्ठ है, इस पर वक्री पृष्ठ का हम एक छोटा सा पृष्ठ अवयव लेते हैं जिसका क्षेत्रफल डीए मान लेते हैं। तो डीए वेक्टर डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, क्योंकि ये पृष्ठ ऐसा, इस पृष्ठ के लंबवत इधर को होगी आपकी डीए वेक्टर की डायरेक्शन। और देखिए वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन पॉइंट पे भी इधर कोई होगी ई वेक्टर, क्यों पॉजिटिव चार्ज है तो इससे पॉजिटिव चार्ज से दूर उसी रेखा के अंदर से। ऐसे आप इस वक्री पृष्ठ के किसी पॉइंट पर देखोगे तो क्षेत्रफल अवयव डी वेक्टर की डायरेक्शन और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन एक ही दिशा में होगी। ठीक है, अब आ जाइए समतल पृष्ठ के लिए। देखिए अगर हम इसका एक छोटा सा पृष्ठ लें तो उसके लिए डी वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे ऊपर की ओर डी वेक्टर। देखो ये है, इसके लिए अगर पृष्ठ अवयव लोगे, इसके लिए क्षेत्रफल वेक्टर डायरेक्शन इस पृष्ठ के लंबवत ऊपर को हो जाएगी और ई वेक्टर डायरेक्शन आपकी यही रहेगी, ई वेक्टर। इसी तरीके से आप नीचे वाला पृष्ठ देखोगे, इसके लिए ई वेक्टर की डायरेक्शन ए और डी ए वेक्टर की डायरेक्शन ए। ठीक है, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब आप ये देखिए इसकी एकांक लंबाई में, इस तार की जो एकांक लंबाई है, एकांक लंबाई पर कितना आवेश है, लैम्डा। अब जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, इतना है गॉसियन पृष्ठ, तो ये यहाँ से गॉसियन पृष्ठ की जो लंबाई है वो कितनी, एल है। तो एल जो गॉसियन पृष्ठ वो कितना आवेश परिबद्ध किए होगा, वो कितना आवेश गॉसियन पृष्ठ परिबद्ध किए होगा, बताइए। गॉसियन पृष्ठ जो आवेश परिबद्ध किया होगा, गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश इक्वल कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। एकांक लंबाई में लैम्डा है इसलिए एल लंबाई में कितना हो जाएगा, लैम्डा है। ठीक है, ये चीज हम लोग कंसीडर करेंगे। अब क्या है, हमको इस जो गॉसियन पृष्ठ है इससे गुजरने वाला फ्लक्स पता कर लेंगे पहले, फिर गॉस की प्रमेय लगा देंगे। तो कैसे इससे गुजर फ्लक्स पता करेंगे, देखिए आप ये जो गॉसियन पृष्ठ है ये तीन पृष्ठों से निर्मित है, एक ये वक्र पृष्ठ और दो समतल पृष्ठ। तो इन तीनों पृष्ठों के लिए हम अलग अलग क्या ज्ञात कर लेंगे, वैद्युत फ्लक्स, ये सबको जोड़ देंगे तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से क्या आ जाएगा, वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किससे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल कितना हो गया, फाई वक्र पृष्ठ से, तो हमें आप लिख दें फाई वक्री पृष्ठ, ठीक, प्लस फाई समतल ऊपर वाला, चलिए समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ, ये कौन सा समतल पृष्ठ लेंगे, चलो ऊपर ही लेते हैं, ऊपर ही, प्लस फाई। अब किससे, जो समतल पृष्ठ है इसका कौन सा, समतल पृष्ठ निचला, निचले समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पता कर लेंगे। अब आप यहाँ देखिए फाई ई इक्वल, देखिए जैसे वक्र पृष्ठ से गुजरना फ्लक्स पता करें तो कैसे पता हो जाएगा, हमने वक्र पृष्ठ पर ही अवयव लिया था, इससे गुजरने वाला फ्लक्स, इसी पृष्ठ अवयव से गुजरना फ्लक्स डी फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जब फ्लक्स पता करेंगे उसके लिए क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो गया, समाकलन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। देखिए हमने यहाँ पर बंद क्लोज्ड इंटीग्रल का साइन नहीं लगाया है, वो इसलिए नहीं लगाया है कि जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है वो
बंद कब होगा, जब ये पृष्ठ लेंगे, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ। यहाँ पर हमने 3 अलग पृष्ठ ले रखे हैं, एक ये पृष्ठ अलग ले रखे हैं वक्र पृष्ठ वाला, समतल पृष्ठ अलग अलग सब पृष्ठ कर दिए हैं, इसलिए उन पृष्ठों को अब हम जो शेष 3 जब पूरे गॉसियन पृष्ठ को 3 पृष्ठों में डिवाइड कर लेंगे तो तीनों पृष्ठ फिर कैसे हो जाएंगे, खुले पृष्ठ की तरह व्यवहार करेंगे, इसलिए इतना हो जाएगा इससे, ठीक है। पिलर्स, फिर आप देखिए इसी तरीके समतल पृष्ठों के लिए क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो ये आपका क्या हो गया, फाई इक्वल समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल क्या होगा बोलिए, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस, देखिए यहाँ पे ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के लिए वक्र पृष्ठ के प्रत्येक पॉइंट पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच 0 डिग्री का एंगल बनेगा, प्लस इस तरीके समतल पृष्ठों के प्रत्येक पॉइंट पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, तो ई डी ए कॉस 90 प्लस समाकलन ई डी ए कॉस 90, ठीक है। तो देखिए इतना आ जाएगा फाई ई इक्वल समाकलन ई डी ए प्लस 0 ई को बाहर कर देंगे तो फाई इक्वल क्या आ जाएगा, आ जाएगा फाई इक्वल समाकलन, इसमें ई बाहर कर देते हैं, ई फिक्स है तो समाकलन डी ए, ठीक, ये आ गया आपका है। अब देखिए गॉस की प्रमेय से ये लिखा रहेगा, आप देखते रहेंगे, अब देखिए गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय क्या कहती, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पर जो क्यू है वो इस गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश है, तो हम लोगों ने भी देख लिया था गॉसियन पृष्ठ से संबंधित जो आवेश है, संबद्ध आवेश है, वो कितना हुआ था, लैम्डा एल, तो ये हो जाएगा क्यू इक्वल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 2 डाल दीजिए और इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 2 से देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर फाई फाई, तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा समीकरण 2 से, क्या आ जाएगा ई समाकलन डी ए इक्वल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये ई इंटू ये समाकलन, ये जो ये किसका समाकलन हुआ था, वक्री पृष्ठ का, ये वक्री पृष्ठ का तो था, तो वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब ये डी एस का मतलब वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो जो आपका बेलन होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का एरिया क्या होता है, 2πr l, 2πr वहाँ ऊंचाई h लेते, यहाँ पर हमने ऊंचाई l ली है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2πr l इक्वल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट जाएगा, देखिए आपका E इक्वल क्या आ जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन r, ये आपका आ गया, इसका मात्रक क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता आ गई, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, ठीक है, समीकरण नंबर 3। तो ये आपका एक व्यंजक आ गया, किसके कारण आ गया, सीधे एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण उससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक व्यंजक आ गया, ठीक है। तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को, देखिए इस सूत्र को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं E इक्वल 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन r, ठीक है। ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस क्योंकि 1/4π एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, हमको मालूम होती है, ठीक है, ये आ गया। आप इन सूत्रों से क्या देख रहे हैं, आप इन सूत्रों से देख रहे हैं कि E इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही, E प्रोपोर्शनल टू 1/r,
इसका मतलब ये हो गया इस तार के कारण इससे किसी दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो तार से दूरी के व्युत्पन्नपाती होता है। ठीक, अब इसका ये आ रहा है, ठीक है, ये एक ही आवेश के कारण या एक समान रूप से आवेशित तार के कारण। तार कैसा लिया जाएगा यहाँ पर? अनंत लंबाई का। अनंत लंबाई का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, हमें आशा है। अगर नहीं आपका क्लियर हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में, क्या क्या पूछा जा सकता है कि अगर हम E और 1/r के बीच ग्राफ खींचे, मतलब तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी के व्युत्क्रम के बीच ग्राफ खींचे 1/r के बीच ऐसे, तो देखिए क्योंकि ये दोनों ही प्रोपोर्शनल है E और 1/r, तो इनके बीच एक सरल रेखा आ जाएगा इस तरीके से अक्ष के साथ झुकी हुई रेखा। ठीक है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए E और R के बीच ग्राफ खींचे, देखिए यहाँ पे E और R के बीच जब ग्राफ, देखिए यहाँ से R का मान बढ़ने से E का मान घटेगा, R का मान घटने से E का मान बढ़ेगा, तो इसका मतलब E और R एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, तो इनके बीच जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो हमारा जो ग्राफ आएगा वो कैसा है? पैराबोलिक आएगा, परवलय टाइप का आएगा, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ये किसके किसके बीच ग्राफ हो गया? ये आपका ग्राफ हो गया, इधर को हमने लिया R और इधर को लिया E। ये ग्राफ आएगा वो क्या नोट? E प्रोपोर्शनल R, और ये वाला ग्राफ है वो E प्रोपोर्शनल 1/r। ठीक है, ये हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सूत्र को सदिश रूप में लिखिए, ये जो आया ना, तो सदिश रूप में लिखिए, तो सदिश रूप में हम लोग लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल 1/2 पाई ε0 इंटू λ/r। ठीक है, अब देखिए इधर ये सदिश राशि है, इधर भी कोई सदिश राशि नहीं है, तो यहाँ पर क्या ये एकांक वेक्टर लगा देंगे। जहाँ r एकांक वेक्टर है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहा है। क्या दिशा बता रहा है? जो यूनिट वेक्टर r है वो बता रहा है कि इस तार के कारण इस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो तार से दूर, तार की लंबाई के लंबवत बाहर की ओर, तार से बाहर की ओर मीन्स तार से दूर उत्पन्न होगा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और अगर ये तार ऋणावेश से आवेशित होता तो ये जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो तार की ओर होती। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से देखा एक समान सीधा तार के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है। ठीक है, ओके।